गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे इसराइल की। इसराइली सेना के लेबनान में घुसने के बाद ईरान समर्थक चरमपंथी समूह की नापाक हरकतें दुनिया के सामने आने लगी हैं। इसराइली सेना ने हिजबुल्लाह की एक सुरंग का पता लगाया है जिसे कब्रिस्तान के नीचे बनाया गया था। इसके अंदर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और ग्रेनेड सिस्टम समेत हथियार भरे हुए हैं। इसराइली सेना ने इस सुरंग का वीडियो जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति को इसके अंदर चलते हुए दिखाया गया है जो कब्रिस्तान के नीचे फैली हुई है। सुरंग की दीवारों के साथ राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइल, गोला बारूद, कारतूस और अन्य सैन्य ग्रेड उपकरण समेत हथियारों का भंडार है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हमारे सैनिकों ने कई भूमिगत आतंकवादी सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें एक सुरंग भी शामिल है जो रणनीतिक रूप से कब्रिस्तान के नीचे स्थित थी। हिजबुल्लाह के लिए इंसानी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं, चाहे वो मृत हो या जीवित। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में भीषण संघर्ष चल रहा है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। रविवार को लेबनान में इजरायली हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बेरूत के उत्तर में अलमत गांव में 7 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हमले से पहले इसराइल ने लोगों को जगह छोड़ने के लिए चेतावनी दी थी। इस बीच खबर है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष में रूस मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। एक सीनियर रूसी अधिकारी ने इजरायली ब्रॉडकास्टर कान को बताया कि मॉस्को इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच समझौते को बढ़ावा देने में मदद के लिए तैयार है। ये जानकारी ऐसे समय आई है जब इजरायली मीडिया के मुताबिक यहूदी राष्ट्र के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने पिछले सप्ताह गुप्त रूप से रूस का दौरा किया। इस यात्रा को लेबनान में युद्ध विराम तक पहुंचने के इजराइल कोशिशों का हिस्सा बताया जा रहा है। हम बात करें सीरिया की। सीरिया की राजधानी दमिश्क के निकट इजरायली हवाई हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 7 नागरिकों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने हमले में मौतों की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी सुनवा के अनुसार रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे इजरायली सेना ने दमिश्क के ग्रामीण इलाके सैयद दाह जैनब क्षेत्र में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया। इजरायली आर्मी ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स से यह हवाई हमला किया था। इस हवाई हमले में निजी संपत्तियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन बेस्ड युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने पहले बताया था कि इस हमले में आवासीय भवन के फ्लैट को निशाना बनाया गया जिसमें लेबनानी नागरिकों और हिजबुल्लाह सदस्य रहते थे। सीरियाई राजधानी के दक्षिण में स्थित सैयद दाह जैनब एक प्रमुख सिया धर्मस्थल है और अतीत में इजरायली हमलों का लक्ष्य रहा है। इसराइल ने हाल के वर्षों में सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं। उसका कहना है कि इन हमलों के टारगेट हिजबुल्लाह को हस्तांतरित की जाने वाली ईरानी सैन्य संपत्ति और हथियार रहे हैं। इजरायली सेना 23 सितंबर से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रही है। उसने सीमा पार एक सीमित ज़मीनी अभियान भी चलाया है जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हुई है। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने गाज़ा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे। आइए बात करें रूस की। रूस बीते 2.5 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। इस युद्ध ने भारत के साथ रूस के कई प्रमुख रक्षा सौदों को भी प्रभावित किया है। रूस भारत को समय से हथियारों की डिलीवरी करने में नाकामयाब हो रहा है। जिन सौदों में देरी हुई है उनमें बेहद अहम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा युद्धपोत और पनडुब्बियां भी शामिल हैं। भारत को 2 साल की देरी के बाद अगले 1 महीने 2 मल्टी रोल फ्रिगेट में से पहला मिलने की उम्मीद है। इसके बाद 2026-27 से पहले किसी अन्य डिलीवरेबल्स आने की उम्मीद नहीं है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओर से हो रही देरी एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। रूस के रक्षा निर्यात में गिरावट आई है। ये यूक्रेन युद्ध की वजह से है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से उसकी हथियारों की बिक्री में लगभग 60% की गिरावट आई है। रूस के पूरे रक्षा उद्योग को यूक्रेन युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर से तैयार होना पड़ा है। यहाँ तक कि रूस को उत्तर कोरिया और ईरान से मिसाइल, गोला बारूद और ड्रोन आयात करने पड़े हैं। चीन से भी रूस रक्षा विनिर्माण में मदद ले रहा है। भारत और रूस ने 2018 में अधिग्रहण समझौते में हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत 2 युद्धपोतों की डिलीवरी 2022-23 तक की जानी थी। अभी तक भारत को एक भी जहाज नहीं मिला है। रूस ने भारत के साथ डील के बजाय अपने रक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है। इससे सैन्य आधुनिकीकरण की भारत की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसमें सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम है। वायु रक्षा प्रणालियों में कम से कम 2026 तक की देरी तय है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 बैटरियाँ खरीदी हैं। इनकी डिलीवरी निर्धारित समय से महीनों नहीं बल्कि वर्षों पीछे चल रही है। सभी 5 बैटरियों की डिलीवरी 2023 तक होनी थी। अब तक रूस ने केवल 3 बैटरियाँ ही दी हैं। यह भी डिलीवरी 2026 तक पूरी होने की संभावना है। भारत ने रूस से तेज़ी से डिलीवरी के लिए कहा है लेकिन इसके 2026 से पहले मिलने की संभावना नहीं है।
भारत और रूस ने 2019 में एक परमाणु पनडुब्बी की लीज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत इसकी डिलीवरी 2025 तक होनी है। डील के लिहाज से ये भारत को नए साल में मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है। पनडुब्बी के 2028 से पहले भारत आने की संभावना नहीं है। आइए बात करें जापान की। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी नेता शिगेरू इशिबा ने सोमवार को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक वोट मिलने के बाद उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। घोटालों की श्रृंखला में नाम शामिल होने के कारण फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। उनके पद छोड़ने के बाद 67 वर्षीय इशिबा ने सितंबर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। एलडीपी नेता ने जापानी डाइट के निचले सदन में विपक्षी नेता योशिहिको नोडा के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए वोट में जीत हासिल की थी। सोमवार को संसदीय सत्र से पहले कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया ताकि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव कराया जा सके। 465 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में शुरुआती दौर के मतदान में कोई भी उम्मीदवार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। हालांकि इशिबा को 221 और नोडा को 160 वोट मिलने के बाद एलडीपी प्रमुख को विजेता बना दिया गया। इसी के साथ वे जापान के 103वें प्रधानमंत्री बन गए। इस दौरान 84 वोटों को अवैध माना गया। पूर्व वरिष्ठ विदेश मंत्री किसुके सुजुकी को देश का नया कानून मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि ताकू एटो फिर एक बार कृषि मंत्री रहेंगे। टेत्सुओ सैटो की जगह केमिटो विधायक हिरोमासा नाकानो को भूमि मंत्री बनाया गया है। प्रतिनिधि सभा में रन ऑफ वोटिंग में इशिबा को 221 वोट मिले। बहुमत का आंकड़ा पार न करते हुए भी उन्होंने नोडा से अच्छा प्रदर्शन किया। इशिबा की सरकार जापान में स्थिरता और निरंतरता लाने के लिए इच्छुक है। मौजूदा समय में जापान को मुद्रास्फीति से लेकर चीन, उत्तर कोरिया और रूस से सुरक्षा खतरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार वो अपने कैबिनेट लाइनअप मामूली बदलाव करेंगे। वे केवल उन्हें बदलेंगे जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। आइए हम बात करें मणिपुर की। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बोरो बेकरा उपमंडल के जकुराडोर करौंग में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जकुराडोर करौंग में हथियारों से लैस इन उग्रवादियों ने कुछ मकानों पर हमला करने के अलावा कई दुकानों में आग लगा दी थी तथा नज़दीकी सीआरपीएफ शिविर पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। अधिकारियों ने बताया कि 5 नागरिक अब भी लापता हैं। स्पष्ट नहीं है कि उन्हें वहां से भाग रहे उग्रवादियों ने अगवा कर लिया या फिर से हमला शुरू होने के बाद छिप गए। उन्होंने इस मुठभेड़ में मारे गए लोगों के समूह को बोरो बेकरा थाना लाया गया है। उन्होंने बताया कि घायल सीआरपीएफ जवानों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों में पिछले 3 दिनों के भीतर तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने कई हथियार, गोला बारूद एवं आईईडी जब्त किए हैं। असम राइफल ने सोमवार को एक बयान जारी कर जानकारी दी। बयान में कहा गया कि असम राइफल और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने चूरा चांदपुर जिले के खोनोमाफाई गांव से सटे जंगल में एक अभियान के दौरान 1.303 राइफल, 2 9mm पिस्टल, 6 12 सिंगल बैरल राइफल, 1.22 राइफल, गोला बारूद और अन्य युद्ध संबंधी सामान जब्त किया। कांगपोकपी जिले के चौगाबोग और माहोइंग के बीच संयुक्त टीम द्वारा एक अन्य अभियान में 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल, 1.303 राइफल, 2 SBBL बंदूकें, 2.22 पिस्तौल, 2 इम्प्रोवाइज्ड प्रोजेक्टाइल लॉन्चर ग्रेनेड, गोला बारूद भी जब्त किया गया है। असम राइफल, मणिपुर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम ने रविवार को काकचिंग जिले के उटांग कोपी के सामान्य क्षेत्र में हथियार तथा गोला बारूद बरामद करने के लिए एक खुफिया आधारित अभियान शुरू किया, जिसके दौरान 1.222 राइफल, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामान जब्त किया गया। जब्त सामान मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। इसमें कहा गया कि इन सामग्री की सफल बरामदगी भारतीय सेना, असम राइफल और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध सहयोग को दर्शाती है। आइए हम बात करें चीन की। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताने वाला चीन फिलहाल अर्थव्यवस्था के मामले में मात खाते हुए नजर आ रहा है। भले ही चीन ने पिछले हफ्ते अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए $1.4 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया। आकर्षक स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के कारण विदेशी निवेशक पहले ही चीन में पैसा लगाना शुरू कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था जल्दी बेहतर होगी, लेकिन विदेशी निवेशकों का उन पर भरोसा उठता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। पिछले महीने के दौरान विदेशी निवेशकों ने चीन से ज़्यादा पैसा निकाला, जो दर्शाता है कि निवेशकों में अब भी सावधानी बरती जा रही है। भले ही चीन अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कदम उठा रहा है और इस पैकेज की घोषणा कर चुका है। ब्लूमबर्ग या उद्धृत राज्य विदेशी मुद्रा प्रशासन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन में तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी निवेश में $8.1 बिलियन की गिरावट आई है।
पिछले 3 सालों में देश में विदेशी निवेश में काफ़ी कमी आई है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती भू राजनीतिक तनाव और चीन की आर्थिक स्थिति को लेकर संदेह है। अगर ये गिरावट जारी रही तो ये 90 के बाद पहला साल होगा जब चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का वार्षिक शुद्ध बहिर्वाह होगा। एलारा सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पिछले 2 हफ्तों में चीन में विदेशी फंड में कमी आई है। 5 हफ्तों में $19.2 बिलियन का निवेश आने के बाद अब 2 हफ्तों में $2 बिलियन का ही निवेश हुआ है। इन $2 बिलियन के निवेश में से $800 मिलियन अमेरिकी फंड से आए हैं। जापान में भी इस तरह का रुझान दिख रहा है, जहाँ अमेरिकी फंड्स ने 2 हफ्तों में कुल $720 मिलियन के निवेश में से $320 मिलियन निकाल लिए हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.